गो। परामर्श मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य कश्यप और आज चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपके लाइफ में आप कई चीज़ों को लेके बहुत अनसर्टन रहते होंगे, जैसे कि आपका एजुकेशन, आपकी मैरिड लाइफ, बिजनेस और बच्चे। तो इन चीज़ों को लेके हमें हमेशा डाउट रहता है कि कैसा होगा, क्या होगा फ्यूचर में, ये अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और ये सब चीज़ों के लिए कई बार लोग क्या करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं और बहुत हद तक एस्ट्रोलॉजी इसमें हेल्प भी करती है। तो आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने के लिए और एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर समझने के लिए हमारे साथ आए हैं डॉक्टर सुंदर शर्मा सर, जो कि एक पीएचडी होल्डर है एस्ट्रोलॉजी में। इन्होंने एमएससी इन केमिस्ट्री भी किया है और ये अपनी फैमिली में चौथी पीढ़ी है जो ज्योतिष विद्या में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इन्हें 33 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का। तो सर, सीधा पॉइंट से शुरू करते हैं। बोलिए। आपको ये ज्योतिष फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया? जब मैं अपना स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में, तो हमारे दादाजी ऑल इंडिया एस्ट्रोलॉजी सेंटर के सदस्य थे। अच्छा। और उनके पास बहुत सारी किताबें हुआ करती थी। उनका देहांत हो गया 1990 में। उसके बाद मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था, तो उनकी किताबों को देख देख के मुझे लगा कि हमने किताब पढ़नी चाहिए। तो मैं उनकी किताबें लेते गया। उसके पहले क्या होता था कि जब हम लोग 10वीं 12वीं में पढ़ते थे तो दादाजी हमको ईस्ट निकालना, लग्न क्या है, पंचांग दिखाना, ऐसी छोटी छोटी बातें हमको उस समय समझाते थे। अच्छा। और ये यानी हमारे परिवार के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा परिवार जो है राजस्थान का है। अच्छा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे परिवार को उस समय बहुत बड़े सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलते आ रहा है। और जब मैं कॉलेज में भी जाता था तो पीछे बैठकर सब किताबें पढ़ना कि पंचांग क्या होता है, तिथि क्या होती है, और साथ में जितने भी मेरे जो रहते थे क्लासमेट्स, उनको समझाता था। तो ज्योतिष की जो प्रति जो यानी हमारी जो जिज्ञासा जागृत हुई, ये 10वीं 12वीं से चालू हो गई थी। अच्छा। लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर वगैरह से जब मैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ता था तो कुछ बच्चे भी हमारे साथ में जो क्लासमेट थे वो बोलते थे कि मेरा भविष्य देखो, मेरा पत्रिका देखो, मेरी पत्रिका बनाओ। उस समय तो इतना ये सभी आईटी फील्ड वगैरह नहीं आया था, फिर भी हम लोग करते थे। क्योंकि तो ये बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। जैसे आप एक तरफ आपने पीएचडी इन ज्योतिष किया है और फिर एक तरफ आप एमएससी इन केमिस्ट्री है, तो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग फील्ड है। आप मेरे ख्याल से स्कूल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हैं और फुल टाइम वहाँ जाते हैं। 32 साल से भी काम कर रहा हूँ। तो आपके 2 करियर है, ये कैसे मैनेज करते हैं आप? ये देखिए, इंसान चाहे ना तो ये बहुत अच्छे से कर सकता। उसमें इसके प्रति लगन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, समाज को देखते हुए करना चाहिए। 1992 के बाद मेरा एमएससी हो गया 93 में। मैं एमएससी में भी टॉपर रहा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। अच्छा। हाँ, और हाँ वहाँ से पढ़ा मैं, हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद में फिर क्या हुआ, मैंने सोचा कि चलो इसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए, इसका डिटेल में क्या है। कि जब दादाजी ने किताबें रख के गई है, पिताजी भी हमारे पूजा पाठ का काम करते थे, हम सिर्फ जो छोटी छोटी कामों के लिए ही उस समय ये जो ज्योतिष है इसका उपयोग करते थे। जैसे कि वर्ष फल निकाल लीजिए, यह वर्ष कैसा जाएगा आपका, गुण मिलान पद्धति क्या है, ये सब धीरे धीरे जो हमको उसी समय मिल गई थी। अब दोनों कैसा होता था कि मैंने ये सोचा कि चलो ज्योतिष को पहले तो हमारा ये था कि हाँ अभी एमएससी कर लिए, अब लेक्चरशिप करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, ये बनेंगे, ऐसा दिमाग चलता था पहले। अच्छा। हाँ, फिर 94 में जॉब मिल गया, कॉलेज में लेक्चर वगैरह बन गए। उसके बाद 95 में शादी हो गई। मेरी शादी की पत्रिका मैंने ही मिलाया। हमारे घर वाले पत्रिका हमारी उसमें अपोज करते थे कि नहीं इसमें गुण कम मिल रहा है, ऐसा वैसा है। तो उस समय फिर उनको लगा कि अब ये मैंने सुना है कि बहुत लोग बोलते हैं गुण ज़्यादा मिल रहे, गुण कम मिल रहे। ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि जो वो ग्रह और ये सब होते हैं, उनकी कैसा, आप बताइए थोड़ा। गुण का क्या है, देखो गुण तो 18 से लेकर 36 ऐसे ही ना 50% मिलना चाहिए। अच्छा। अष्टकूट में 36 गुण बोले गए। 36 में से 18 मिलना चाहिए, नहीं 50% पासिंग रहना चाहिए। गुण का उतना महत्व नहीं रहता जितना महत्व ग्रह कैसे बैठे हुए हैं।
अच्छा। यानी लड़का लड़की वर वधू की पत्रिका में पंचम स्थान में, लग्न स्थान में, सप्तम स्थान में ग्रहों की जो पोजीशन है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। अच्छा। अभी तो हम लोग अष्टकूट गुण मिला रहे हैं ना, साउथ में तो 10 कूट मिलाए जाते हैं, गुण का उतना महत्व नहीं होता। हम लोग 14 गुण पर भी वो हम लोग शादी ब्याह कर लेते, उस संबंध को पक्का कर लेते। तो मेरी जो जिज्ञासा जो ज़्यादा जागृत हुई वो यानी 94 के बाद इस पर मैंने बहुत फोकस किया। अच्छा। 94 के बाद, और उस समय सोच लिया था कि हाँ इस पर कुछ ऐसी चीज़ लानी चाहिए समाज के अंदर में, लोगों को जागृत करना चाहिए कि बहुत से लोग जो है ज्योतिष को ये अलग चीज़ मानते थे कि हाँ इसमें कुछ अंधविश्वास है, या ऐसा बहुत से लोग बोलते थे उस समय। लेकिन आज तो आप देख रहे हैं कि आईटी का युग आ गया, रील्स आ गई, यूट्यूब आ गए, यूट्यूबर बड़े बड़े लोग अपने ज्योतिष बड़े बड़े बैठे हैं इसके ऊपर बताने वाले। आजकल लोग एज ए करियर भी इसको सेट करना चालू कर दिए। हमने तो वो ज़माना देखा है 94-95 में कि जब लोग ज्योतिष पढ़ते थे तो लोग उसको कुछ समझते नहीं थे, यानी बिल्कुल यानी बैकआउट कर दिया जाता था एक प्रकार से। ऐसा समझते थे कि हाँ ये अलग ही सब्जेक्ट है, ये तो अंधविश्वास ही है पूरा की पूरा। लेकिन आज जब लोगों ने पिछले 30 सालों में इसका प्रभाव देखा, वास्तु का प्रभाव देखा, रत्नों का प्रभाव देखा, और इसके जो रिजल्ट्स आए वो रिज़ल्ट बहुत लोगों को पसंद आए, और वो अभी लोगों ने अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, जीवन को अच्छे ढंग से चलना चाहिए, इसका सहारा लेते हैं। और एक प्रकार से इस प्रकार से ज्योतिष से, वास्तु से हम अगर हमारा जीवन बहुत अच्छा बना सके तो इसमें कोई गलत बात नहीं, मेरे हिसाब से करना चाहिए हम लोगों ने। अच्छा, तो सर ये जो आप, अगर मैं एकदम संक्षेप में बोलूँ तो आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को डिफाइन कैसे करेंगी कि ये है क्या? देखो, वैसे देखा जाए तो वेदों का जो छठवां नेत्र है वो ज्योतिष है। आज ज्योतिष का जो उपयोग है, वास्तु का जो उपयोग आज से नहीं हो रहा, हजारों साल पुराना वेदों में भी इसका उपयोग किया गया है। अच्छा। हाँ, इन वेदों में ज्योतिष को नेत्र चक्षु यानी ज्योतिष को चक्षु कहा गया है कि ये वेद की आंखें हैं। उस समय क्या होता था, उस समय किसी भी कार्य का मुहूर्त निकालने के लिए हम लोग जो है ज्योतिष का उपयोग करते थे, काल गणना। अच्छा। हाँ, फलित ज्योतिष जो है ये बहुत बाद में आया, लेकिन जो गणित ज्योतिष था इसका वेदों में उल्लेख है, महाभारत में भी है, रामचरितमानस में भी है, गीता में भी मिल जाएंगे आपको। जितने भी पुराने हमारे ग्रंथ हुए सभी ग्रंथों में ज्योतिष का आपको बहुत अच्छा, यानी अभी जो ज्योतिष का जो लोग बोलते हैं आप लोग जैसे बिल्कुल फलित कर देते, ये ग्रह ऐसा बैठा ऐसा इफेक्ट कर देगा, ये ऐसा उल्लेख नहीं है उसके अंदर में। उसके उन जो चीज़ें जो दी हुई है, जो श्लोक के रूप में जो दी हुई है, जो मंत्र के रूप में जो दी हुई है, उसको हमको क्रैक करना है। अच्छा। लोग अपने अपने ढंग से उसको क्रैक करते, अपने अपने ढंग से उसका पिटिशन करते, उस पर क्रिटिसाइज करते, उसको एनालिसिस करते, उसका विवेचन करते, अपने अपने ढंग से करते। लेकिन ज्योतिष जो है ये बहुत पुराना, कई हजारों साल पुराना है। अच्छा। वास्तु भी हजारों साल पुराना है। लंका, रावण की जो लंका बनाई गई, हमारी जो पुरियाँ बनाई जाती थी, वो महाभारत काल में जो राजा महाराजाओं के महल बनाए गए, ये सब जो है उसमें भी वो सब वास्तु के हिसाब से बनाए गए। अच्छा। ऐसे जो हिंदी साहित्य में कई किताबें हैं, कई जो ग्रंथ हैं, उसमें ये बताया गया कि जो राजा महाराज हुआ करते थे वो किलों का जो किले बनाए जाते थे वो सब वास्तु से बनाए जाते थे। उसको प्रकार कहा जाता था, यानी राजा महाराजों के जो मकान होते थे, राजभवन जो होते थे, उसको प्रकार कहा जाता था, वो भी पूरे वास्तु से बनाए जाते थे। अच्छा। तो उसका इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट बहुत होता है। और ज्योतिष का भी जो प्रभाव है ये भी बहुत प्राचीन है। प्राचीन ज़माने से, कालांतर ज़माने से इसका उपयोग किया जा रहा है और इसका प्रभाव हमारे शरीर पर होता ही है। अब आप ये बोलेंगे कि हाँ उसको दिखाओ, तो हम उसको दिखा तो सकते नहीं ना। जैसे कि हमने आपसे कहा कि आप मुझे मोबाइल के रे दिखा दो, तो आप क्या मुझे किरणें दिखा सकते क्या? नहीं, लेकिन उसका प्रभाव होता है ना। तो वैसे ज्योतिष का भी प्रभाव मनुष्य जीवन पे, मानव जीवन पर होता ही है। तो सर ये अगर मैं एक छोटा सा बिगनर हूँ, तो मैंने आपकी क्लासेस के बारे में बस सुना है, मैं भी उस क्लासेस का पार्ट रह चुका हूँ, अभी भी हूँ। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में करियर एक बिगिन करना जा रहा हूँ तो मुझे अप्रोच कैसा लेना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के लिए? अच्छा, सबसे पहले क्या है, जो भी
ऐसे इसको कैरियर अपनाना चाहते हैं उसमें पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो शास्त्र है ये एक बहुत गूढ़ शास्त्र है, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा गहराई है। हम जब पढ़ते थे तो हमको पत्रिका बनाने के लिए महीने महीने लग जाते थे। अच्छा। जो मॉडल्स हो जिसको आप डिवीज़न चार्ट बोलते हैं उनको बनाने के लिए हमको महीने महीने भर की प्रैक्टिस कराई जाती थी। लेकिन आज आपके पास में बड़े बड़े ऐप है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोग 5 मिनट में 10 मिनट में पत्रिका बना लेते हैं। उसमें धीरज होना चाहिए उस व्यक्ति में। तो मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं जैसे अभी AI आया है, तो जब से AI आया है तो कई बड़े बड़े कंपनी के CEOs हो गए, जैसे बिल गेट्स हो गए, उन्होंने भी रिसेंटली कहा कि आपको कोडिंग करनी आनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आपको AI से यूज़ कैसे लेना वैसा समझना चाहिए। तो आपका भी यही कहना है क्या कि अगर आपको भले ही कुंडली बनाना ना है पर कुंडली समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो बना कैसे? अच्छा। अभी मुझे ये देखिए, आप सही बोल रहे हैं आप कि AI के अनुसार हम लोग बहुत सी पत्रिका बना के ChatGPT पे सब उसके प्रभाव वगैरह सब निकाल लेते हैं, उसके रेमेडी निकाल लेते हैं। आपने कुछ एस्ट्रो से सॉफ्टवेयर्स वगैरह करते हैं लोग, वैसे बनाते हैं, लेकिन वो हमको ये भी तो मालूम पड़े कि वो कैसे बने, यानी उसके प्रभाव कैसे, वो पत्रिका कैसे बनाई जाती थी। नहीं तो कालांतर में क्या होगा कि ये पत्रिका बनाने का ये जो कला होती थी ये सब लोग भूल जाएंगे, लोगों को याद ही नहीं रहेगा। अच्छा। हमने हमारे इस साहित्य को भी यानी इसको बचा कर रखना चाहिए कि कम से कम हम 1-2-4 पत्रिका अपने पूरे हाथों से बनाएं। अच्छा। बिना कंप्यूटर का यूज़ किए हुए, बिना कैलकुलेटर का उपयोग किए हुए, पंचांग का उपयोग करके, पंचांग में जैसे लग्न सारणी है, ग्रह चलित है, रेखांश है, अक्षांश है, जो पंचांग जो पत्रिका बनाने के लिए जो भी हमको साधन लगते वो सभी साधन कैसे उपयोग किए जाते हैं, और इसका सभी जो भी ज्योतिष में आने वाले जो भी करियर अपना रहे इसको उनको मालूम पड़ना चाहिए। नहीं तो आज तो ढेरों लोग हैं यूट्यूब के ऊपर में जिनको ये पता ही नहीं है कि पत्रिका कैसे बनी जाती, पत्रिका में क्या होता है, नहीं उनको मालूम नहीं, उनको ऐसा उसका। तो सर ये जैसे अभी एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रो योगी है और एस्ट्रो टॉक है, इंस्टा एस्ट्रो, ऐसे कुछ ऐप्स आए हैं, तो इनके आने के बाद ज्योतिष के इनकम लेवल पे क्या फर्क पड़ा है? मतलब इनकम अच्छी हुई है, खराब हुई है? और जो कुछ स्पेशलाइज्ड ज्योतिष रहते हैं वो अभी भी बहुत कम आ रहे हैं या फिर इन प्लेटफॉर्म्स ने कुछ अफेक्ट किया है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रो टॉक है, एस्ट्रो योगी है, जो भी है, इन सबका धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारी जो देश के भारत के जो भी प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन जो विषय है, इनका जो मार्केटिंग किया पूरे विश्व में, विदेशों में भी, इनका इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। इतना बड़ा मार्केटिंग कोई भी नहीं कर सकते थे। अच्छा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने भारतवर्ष के ये जो प्राचीन विषय है इसको जन जन तक, घर घर तक लोगों को पहुंचा दिया। अच्छा। रही बात ऐसी कि लोगों की जो इनकम की बात कर रहे हैं आप, तो इससे ज्योतिषों की इनकम बढ़ी है। एज ए करियर, एज ए जीवन व्यापन के लिए भी लोगों ने इसको अपना लिया। आज हजारों लोग इन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उनका व्यवसाय हो रहा है, उनको कमाई हो रही है, उनको इनकम हो रही है। लेकिन जो पुराने जो लोग तरीके से काम करते थे वो आज भी अपने पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म ने लोगों को काम ही दिया है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी एक बात कहूँगा कि जो भी ये प्लेटफॉर्म में जो लोग काम कर रहे हैं कंसल्टेंसी का, उनका जो ज्ञान है उन्होंने अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके पास, सभी के पास जो ज्ञान है ज्योतिष का, वो मैं देखता हूँ बहुत लोगों को, ये बहुत सुपरफिशियल है। उन्होंने अभी तक जो ज्योतिष के जो ग्रंथ है, जो मूल ग्रंथ होते हैं, उन मूल ग्रंथों को, बृहत पाराशरी को, जो बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे गए हमारे ऋषि मुनियों, उनको पढ़ना चाहिए। यहाँ से पढ़ लिए, वहाँ से पढ़ लिए, कॉपी कर लिए, अपने मन से कुछ भी बोल दिया, वो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अच्छा। इससे लोगों के मन को ठेस लग सकता है। अच्छा। और ऐसा करके अगर ऐसा वो करते हैं तो हमारे जो विषय, हमारे ज्योतिष के, हमारे जो प्राचीन ऋषियों ने जो देकर के हमको हथियार, इसका वो अपमान कर रहे हो।
ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें इसका और ज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, तो सर ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर अलग अलग फील्ड्स भी है, मैंने सुना है। जी हाँ, तो कौन से फील्ड्स आती हैं? देखिए, ये जो सबसे पहली बात बताऊंगा आपको मैं कि जो ज्योतिष से जुड़ गया, हाँ हाँ। वो उसका व्यापार बढ़ गया। रत्न शास्त्र ज्योतिष से जुड़ा, रत्नों का व्यापार बढ़ गया। आईटी फील्ड पूरा ज्योतिष से जुड़ गया, आईटी का व्यापार बढ़ गया। जिन जिन लोगों ने ज्योतिष को अपनाया और जो ज्योतिष से जुड़े, वो उनका व्यापार बढ़ गया। ज्योतिष अपने आप में एक अलग है, बाकी सब ज्योतिष की जो है शाखाएं, ज्योतिष के कई उपविषय हैं। अच्छा, कई उसके ब्रांचेस कह सकते हैं आप उसके। अच्छा, ज्योतिष के अंदर में वास्तु है, उसके अंदर में अंकशास्त्र है, हस्तशास्त्र है, हाँ, उसके अंदर में रमल है, ताजिक पद्धति है, मुहूर्त है। ऐसे आप अगर ज्योतिष में देखेंगे तो आपको कम से कम मेरे हिसाब से 25-30 अन्य प्रकार के विषय मिल जाएंगे। अच्छा, कृषि विज्ञान जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद जुड़ा हुआ है उससे, ये सब ज्योतिष जुड़े हुए हैं। अच्छा, ज्योतिष प्रमुख शाखा है। खगोल उससे जुड़ा हुआ है, इतिहास उससे जुड़ा हुआ है, भूगोल उससे जुड़ा हुआ है, इवन हमारा रसायन शास्त्र, भौतिक, उसके अलावा एस्ट्रोफिजिक्स, ऐसे कई विषय जो ज्योतिष की ये शाखाएं हैं। ज्योतिष इन सब से जुड़ा हुआ है, ये सब विषय इनसे जुड़े हुए हैं और ज्योतिष इनसे जुड़ा हुआ है। ज्योतिष ऊपर सबसे मेन है, ऊपर है, ये इसकी सब शाखाएं, जड़ तो ज्योतिष ही रहेगा। अच्छा, अब गैलेक्सी लोग पढ़ने जाते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी वो ज्ञान रखते हैं ज्योतिषों का, क्योंकि हमारे जो प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, उस समय तो आपके पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, आज से 5000-10,000 साल पहले। तो उन्होंने कैसे बता दिया आपको कि मंगल लाल रंग का है, शनि जो है नीले रंग का है, इनके पास वलय है, इसके गुरु सबसे बड़ा है, पीले रंग का होता है। ये तो अभी आपको आज मालूम पड़ा है, 500 साल समझ लो, 400 साल समझ लो पहले। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, इनके जो चक्षु थे, इनके जो नेत्र थे, ये बहुत दूर तक देख लेते थे। योगा के माध्यम से इनके पास अभ्यास था, इन्होंने त्राटक के माध्यम से, योग शास्त्र के माध्यम से आकाश को पढ़ा। और हम ऐसा नहीं है कि इस प्राचीन भारत ने ही इस पर बहुत ज़्यादा बड़ा काम किया, कई देशों ने भी किया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ भारत का योगदान सबसे ज़्यादा है। मिस्र ने, यूनान ने, चीन ने, इनकी सभ्यताओं ने भी इन पर बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ पर भी ये विषयों के ऊपर में बहुत अच्छा अभी भी रिसर्च की जा रही है। तो ज्योतिष के साथ में इन सबका जुड़ाव अभी भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। कृषि जो है, भारत का जो पूरा कृषि, एक ज़माने में कृषि जो होती थी, खेती जो होती थी, बीज की जो बुआई होती थी, कटाई जो होती थी, ये मुहूर्त के हिसाब से की जाती थी। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में, अलग अलग प्रांतों के अंदर में, इतना बड़ा हिंदुस्तान था हमारा, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इस तरह 7 द्वीप जो थे हमारे, इनको मिला करता। अलग अलग प्रांत की अलग अलग मौसम हुआ करते थे, अलग अलग राजा अपने यहाँ पर अलग अलग ज्योतिष रखते थे। ज्योतिषी क्या करते थे, काल गणना करते थे, ग्रहण के बारे में बताते थे, कृषि के बारे में बताते, आपको आयुर्वेद के बारे में बताते थे, मुहूर्त के बारे में बताते थे। ये जो ऋतु चक्र वो हमारा होता था पूरा, ये पूरा के पूरा ऋतु चक्र भी हमारे पंचांगों में है। और ये जो ऋतु चक्र है, हजारों साल पहले जैसा था, आज भी वैसे चल रहा है। आज की जो गणना है, हमारे जो ग्रहण की जो गणना है, वो पंचांगों में दी रहती है। अभी तो आपको सॉफ्टवेयर आ गए, ये एक अलग विषय है, लेकिन ज्योतिष जो है सबसे ऊपर है अभी इन सभी विषयों के अंदर में। और ये जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है ज्योतिष में, जैसे कि महावास्तु है, फिर देवता वास्तु है, ये सब, और वैदिक है, नाड़ी है, और भी सुना है मैंने जैसे कि केपी है। तो ये सब क्या है, मतलब? ये सही प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपने, सबको बढ़िया काम आएगा ये देखिए, थॉट्स जो है पुराने से 3 ही चले ज़्यादातर। अच्छा, 3 थॉट्स सबसे पुराने हैं उत्तर भारत में। अगर आप ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ निकालोगे, पाराशरी, भृगु और साउथ में जैमिनी, ये 3 है। अच्छा, नाड़ी शास्त्र, भृगुनंदनी नाड़ी वगैरह, कई प्रकार, BNN नाड़ी वगैरह बहुत होती है। और एक नाड़ी अभी अलग दूसरा एक नाड़ी आया, केपी यानी कृष्णमूर्ति पद्धति।
कृष्ण मूर्ति पद्धति, नाड़ी ज्योतिष, ये अभी अभी उनको ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल हुए। अच्छा। लेकिन मूल जो है वो हमारा पाराशरी है। वैसे ज्योतिष के जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हुए ना, तुलसीदास जी भी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, कालिदास भी ज्योतिषी थे, पाराशरी भी थे, भृगु भी थे, भरत पाराशरी वगैरह उन्होंने लिखी जिन्होंने। तो इन्होंने बहुत अपने हिसाब से उस समय की जो कालखंड था, उस समय जो परिस्थिति हुआ करती थी, तो उन्होंने जो सैंपल्स थे उनके, उस समय जो सैंपल्स मिलते थे, उसके हिसाब से उन्होंने लिखा। केपी, नाड़ी, ये बहुत इंस्टेंट है। इन्होंने भी पाराशरी को ही लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि केपी ने अपना अलग कुछ बोल दिया, नाड़ी ने कुछ अलग बोल दिया। ये दोनों अलग नहीं है। मूल जो है वो पाराशरी ही है, मूल जो है वो भृगु ही है, मूल जो है वो जैमिनी ही है। फिर भी आज जो है लोग 90% लोग पाराशरी और भृगु को ही ज़्यादातर करते हैं। केपी नाड़ी का थोड़ा चलन कम है मतलब? नहीं, अभी तो रिसेंटली तो केपी वगैरह, अभी एस्ट्रो साहब आपने बोला, अभी एस्ट्रो क्या कहा आपने, महाज्योतिष, महावास्तु। अब देखिए क्या होता है कि किसी शब्द के आगे महा लगा दिए ना तो बड़ा बन जाता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि आगे महा। महाज्योतिष, महावास्तु ऐसा हमारे ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में इनके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। या तो ज्योतिष बताया गया है या तो वास्तु बोला गया है। अब लोगों ने उसका स्वरूप बदलने के लिए उसका एक शब्द लगा दिया। क्या रहता है, प्रीफिक्स लगा दो किसी के आगे तो उसका वेटेज बढ़ जाता है। ज्योतिष ज्योतिष है, महाज्योतिष से कुछ नहीं होता, महावास्तु से कुछ नहीं होता। देवी जो देवताज है, ये जब जिसको आप लोग गीड बोलते हैं, सिस्टम, पद सिस्टम, पद जो बनाए जाते हैं वास्तु के अंदर में, 9x9 के बनाए जाते हैं, 10x10 के बनाए जाते हैं, 11x11 के बनाए जाते हैं, 12x12 के बनाए जाते हैं। यानी जो हम लोग जब वास्तु करते हैं, पूजन करते हैं, जो वास्तु प्रयोग किया जाता है, ये अलग अलग जगह के लिए अलग होता है। ऐसा कोई महावास्तु नहीं है। महावास्तु शब्द अभी भी आया हुआ है, लोगों ने अपने उपज के दिमाग से निकाले हैं, और लेकिन उसका प्रभाव होता है। हाँ, ये जो 45 देवी देवता है, ये बरोबर बताया गया है। दिशाएं पहले 4 होती थी, फिर कालांतर में 8 हो गई, फिर 16 हो गई, आई 32 हो गई। 32 दिशाओं का लोग करते हैं। शक्ति चक्र का उपयोग करते हैं। लोगों ने सॉफ्टवेयर बना दिए अलग अलग प्रकार के, कौन सी दिशाओं में क्या होना चाहिए। ये इसके लिए पुराने ग्रंथ है हमारे। आपने सबसे पहले पुराने ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए। तो आपका ऐसा कहना है कि जो पुराने ग्रंथ है उस पर थोड़ा बहुत अभी अपडेशन आया है? जी हाँ। और वो अपडेशन के बेसिस पे अब लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं अपना, हाँ, अपना दिमाग लगा के उसको एक नया स्वरूप दे रहे हैं बस। अच्छा। बाकी है तो प्राचीन। वास्तु भास्कर है, वास्तु मार्तंड बुक किताबें हैं, ये सब जो पुरानी किताबें हैं ना, मेन तो बुक्स है। लेकिन आप उस बुक में से आप जो शब्द निकालते हैं उसका आप कैसा उपयोग करते हैं, वो उसके हिसाब से है। फिर लोगों ने नई नई चीज़ें निकाल दी, नई नई चीज़ें बना दी इसके अंदर में, उसके भी प्रभाव हो रहे हैं। और वास्तु का तो उपयोग मैंने बहुत देखा हूँ पिछले कई सालों से। मैं तो 32-33 साल से कर रहा। वास्तु अगर आप अपने घर पे बराबर रखते हैं उसका इफेक्ट आता है। अच्छा। प्राचीन है वास्तु की जो सिद्धांत है, ये भी प्राचीन है। 2 प्रकार के सिद्धांत वास्तु के हमारे भारतवर्ष में चलते हैं। एक होता है मय सिद्धांत, मय मत, जो दक्षिण भारत में चलता है। एक होते हैं विश्वकर्मा सिद्धांत, जो हमारे उत्तर भारत में चलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो असुर थे, उनके जो शिल्पकार थे वो मयमत थे, इसलिए उन्होंने मय वास्तु का उपयोग किया। और हमारे देवताओं के जो शिल्पकार थे उनका नाम था विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा जी देवताओं के वास्तु को ठीक करते थे, बनाते थे, उनका मकान, राजभवन वगैरह सब देवताओं के, और असुर के वो बनाते थे। सिद्धांत वही है दोनों जो चल रहे हैं। देवता वगैरह जो हम लोग पद विन्यास बनाते हैं, जिसको आप लोग गीड बोलते हैं, 9x9 का, 10x10 का जो रहता है, वो उसमें देवी देवताओं का वास होता है। 45 देवी देवता उसमें भी रहते हैं, 45 देवी देवता उसमें भी रहते हैं। तो आपके पास तो लोग बहुत आते हैं? जी हाँ, बहुत बहुत। तो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है अभी जो आपने नोटिस की है? हाँ, अभी देखो वो कैसा होता है कि किस एज के लोग आते हैं। अगर जैसे कोई यंग आ रहा है तो वो यंग जो लोग आते हैं या तो अपने करियर, शिक्षा लेकर आते हैं, और दूसरा आजकल तो क्या है, मेरा ये इसके साथ में नाराज हो गया,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आप देखते हो आप भी कंसल्टेंसी करते हो तो ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा लोग इसके रहते हो। और ये सब थोड़ा सा यानी मुझे तो थोड़ा बुरा लगता है कि बच्चों ने इनका जो उपयोग है, वास्तु का और ज्योतिष का जो उपयोग है, ये हमारे जीवन को समृद्ध बनाने के लिए करना चाहिए। इस प्रकार की बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए। ये हमारा एक शास्त्र है, इस शास्त्र का जो अपमान इस चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए, इसको उपयोग बराबर करना चाहिए। आप इसका उपयोग कीजिए, आपको जीवन में खुशहाली मिलेगी, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। अगर आपको अपना जीवन सुख समृद्धि खुशहाली बनाना है तो आपने इसका पॉजिटिव वे में उपयोग करना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बार मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कई प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, और हमेशा ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि आज का जो यंगस्टर्स है उसका बहुत अलग प्रकार के उपयोग करते हैं। क्वेश्चन उनके ज़्यादा ही रहते हैं कि आज मेरा इससे मेरी गर्लफ्रेंड है मेरी चलेगी, मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा चले गया, मेरी शादी में ऐसा हो गया, मुझको ऐसा हो गया। क्योंकि आपने अच्छा जो कंसल्टेंसी जो भी कर रहे हैं वास्तु की ज्योतिष की बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कृपया करके आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको समझाइए। आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो। आप जो जो ज्योतिषी होता है, जो एस्ट्रोलॉजर होता है, जो वास्तु कंसल्टेंट होता है, ये दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। घरों को अभी आप देख रहे हैं बहुत जगह बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, घर घर में कुछ कुछ तकलीफ हो जाती है। अभी हम शुक्र के जीवन में जी रहे हैं ना, शुक्र का जीवन जी रहे हम लोग, शुक्र का जीवन वैभवशाली जाते लोग। तो उसमें क्या हो रहा है कि घर घर में ऐसे दरारें आ रही है, बच्चों लोगों का मन भटक रहा है। हम उन सब बच्चों को अच्छा एक जीवन दे सकते हैं, इनको एक मार्ग पर ला सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजर ने इस प्रकार के भी काम करना चाहिए। इस प्रकार की अच्छी साइकोलॉजी करके बच्चों को समझाना भी चाहिए, इनको लाइन पर लाना चाहिए। और फिर ये जो थोड़े एडल्ट हो जाते हैं टीनेज के ऊपर, इनकी सबसे कॉमन उनका कॉमन वो एक बार बच्चा 22 साल के ऊपर आ गया ना, हमने देखा है बहुत कई सालों से। आज मेरे पास भी कम से कम 4 से 5 हज़ार क्लाइंट मेरे पास है। तो जो 20-22 के बाद बच्चा जो होता है बहुत स्टेबल हो जाता है, वो अपने करियर को लेकर आता है। आज मुझे जॉब नहीं लग रहा, करियर को लेके बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास में, और हमने करियर गाइडेंस बहुत अच्छे लोगों को किया है, और लोगों का बहुत अच्छा करियर बनाया भी है। उनको एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, बच्चों को मालूम नहीं रहता कि मैंने कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। तो हम लोग उसका गुरु कैसा बैठा हुआ है, मंगल कैसा बैठा हुआ है पत्रिका में, उसका हम उसको मार्गदर्शन देकर बता सकते हैं कि आप इस क्षेत्र में जाइए, आपको इस क्षेत्र में थोड़ा सा फायदा होगा। यानी हम ज्योतिष का उपयोग हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आपको ये जैसे कोई एक ओल्ड एज में आ गए तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको अभी ये शनि की दशा चल रही है, 7.5 भी आई है, राहु की दशा चल रही है, आप अपने तबीयत का ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसका उपयोग इस प्रकार से किया जाए, ना कि अलग तरीके से इसका उपयोग किया जाए। और फिर जो एजेड लोग आते हैं, ये क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? देखिए, वो तो अधिकतर अपने बच्चों का ही लेके आते हैं, या कुछ घर में कुछ डिस्प्यूट चल रहा होगा प्रॉपर्टी का, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होगा, कुछ कोर्ट कचहरी कोर्ट लिटिगेशंस के प्रॉब्लम्स होंगे। और मोस्टली हमारे भारतीय समाज में देखा गया कि जो 50 के ऊपर 55 के ऊपर जो हमारे पास जो आते हैं, वो अधिकतर प्रश्न अपने बच्चों से संबंधित ही लेकर आते हैं, अपने खुद के संबंध से स्वास्थ्य के बारे में ही पूछते हैं। ज़्यादातर उनको अपने बच्चों की चिंता होती है, क्योंकि हमारा जो ढांचा बना हुआ है भारतीय लोगों का जो जीवन का जो ढांचा है, ये ढांचा बहुत अलग प्रकार का है। आज भी हम लोग हमारे बच्चों की खुशी को तलाशते हैं। 40-45 साल के बाद में जो भी हमारे पास में क्लाइंट आ रहा है, तो वो अपने बच्चों के ही प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। और फिर जो 30 से 45 ऐसे, वो अपने व्यापार को लेकर आ रहे हैं, अपने करियर को लेकर आ रहे हैं, उनके संतान के बारे में लेकर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। हमें संतान को होगी, हमारी मैरिज लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो गुरुजी ये प्रश्न है, मुझे प्रमोशन कब मिलेगा। तो कभी कोई सीरियस इशू वाले आते हैं क्या, जैसे किसी की कोई बीमारी हो? जी हाँ, इसका बहुत क्वेश्चन है, बहुत लोग आए। कई लोग तो ऐसे आते हैं कि हमको मुक्ति का साधन बता दो, ये बीमार हो गया है, बहुत तकलीफ हो रही है इनको, तो ये यानी इनको मोक्ष कब मिलेगा, इनको मुक्ति कब मिलेगी, ऐसे प्रश्न लेकर आते लोग। प्रश्नों की तो भरमार है। आपके पास जो लोग आएगा, जो आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं मालूम है कि वो क्या प्रश्न लेकर आए। आप यानी अब ऐसा गेस नहीं कर सकती कि प्रश्न ऐसा करेंगे।
अच्छा। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लाते हैं। और इसमें भी बहुत अभी और आगे चल के और इसमें अनुसंधान होना चाहिए। एआई आ गया, चैट जीटीपी आ गया, तो उनके एआई के पास में और चैट जीटीपी के पास में दिमाग उनका खुद का तो नहीं है ना, जो हमने दिया है उनको वही उनके पास दिमाग है। वो तो खुद का तो दिमाग लगा नहीं सकते ना, वो तो मशीन ही है ना आफ्टर ऑल। जो एस्ट्रोलॉजर की जो दृष्टि होती है देखने की, वो दृष्टि बहुत अलग होती है। उसको उसके इंट्यूशंस पावर रहते हैं, उसके ऋषि, उसके गुरुजी का, वो किस ऋषि का फॉलोअर है, उनका आशीर्वाद रहता है। और उनके उसने इस गुरु के पास वो शिक्षा ग्रहण करी। जब कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी की पत्रिका देखता है तो उसके जबान पर सरस्वती बैठी रहती है, उस पर उसके गुरुजी का आशीर्वाद रहता है, और वो एक फ्लो में बोलते रहता है कि आपका इस प्रकार से ये है। क्योंकि उसके वो ऐसा कोई कभी कभी बहुत से दिखाऊँ मैंने ऐसे ऐसा कंटिन्यूसली फ्लो में बता देते, और लोग उसको ऐसा देखते रहते भौचक्के कि हाँ ये ऐसा क्यों बता रहा हमारे बारे में, ऐसी उसको कौन सी सिद्धि मिल गई, ऐसा उसके पास कौन सा जादू आ गया। तो वो उसके पास जो सिद्धि है वो उसका गुरुजी के द्वारा दिया गया उसको आशीर्वाद है, उसका खुद का इंट्यूशन पावर है। उस एस्ट्रोलॉजर के पत्रिका में भी ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं कि जो उसको इस प्रकार की चेतना दे रहे हैं, इससे वो बता पाते हैं हम सब। अच्छा। पर सर जैसे लोगों को पता होता है कि उनकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं, ऐसे ग्रहों की दृष्टि है, फिर ये दशा चल रही है, तो क्या अगर अपनी कुंडली का किसी ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया और उसकी डेस्टिनी कुछ हो, तो अगर वो चाहे तो अपनी डेस्टिनी बदल सकता है क्या इंसान? ये देखिए ये तो और बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। देखिए किसी की भी जो डेस्टिनेशन है वो ब्रह्मा जी भी बदल नहीं सकते, एक बात ध्यान रखना। ज्योतिष कैसा है, अगर आपके पत्रिका में एक्सीडेंट लिखा हुआ है ट्रक से, तो एक्सीडेंट आपका साइकिल से होगा, हम इतना बदल सकते। 99% हमारे कर्म और 1% हमारा भाग्य, इसी का खेल होता है। कर्म सभी कर रहे, भाग्य जो आपका 1% जो होता है वो ही 1% भाग्य आपका जो डेस्टिनेशन है उसको डिसाइड करता है। आपने जो पूर्व जन्म के जो संचित कर्म किए उसके हिसाब से ही आपका जो नेक्स्ट जो जन्म हुआ, आप जिस जन्म में आए, आप अभी कश्यप फैमिली में आए, तो आप कश्यप फैमिली में क्यों आए, क्योंकि आपका जो पूर्व जन्म था ना, उसने डिसाइड किया था कि आदित्य बाबू कश्यप फैमिली में जगदीश भैया के आएंगे। आपके कर्म थे, 1% हमारा भाग्य है ये काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमारे भाग्य के भरोसे बैठ जाए, 99% को कर्म करना ही है, और कर्म से हम हमारा भाग्य भी बदल सकते हैं। गीता का सिद्धांत है, गीता में बताया गया है, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि कर्म से हम हमारा भाग्य भी बदल सकते हैं। इसलिए पहले कर्म है और फिर भाग्य है। आप अपने कर्मों के द्वारा 1% भाग्य को 99% भी भाग्य कर सकते हैं। वो तो जातक पर डिपेंड है, वो तो उस व्यक्ति पर डिपेंड है, उस पर निर्भर रहता है वो कैसा करता है, आप किस प्रकार के कर्म। मतलब कहीं ना कहीं कुंडली में जो लिखा है वैसा एग्जैक्ट भले ना हो, पर थोड़ा बहुत सिमिलर होगा। हाँ, उसकी मात्रा को आगे पीछे, उसको जो चीजें होती है जो ज्यादा होने वाली उसको माइल्ड कर सकते हैं, माइल्ड कर सकते हैं हम उसको। अगर आप बोलेंगे नहीं, तो जैसे कि एक सिंपल बात बताता आपको मैं, मृत्यु अटल है, मृत्यु अटल है, तो क्या आप पत्रिका के द्वारा उसकी मृत्यु को टाल सकते हैं क्या? नहीं। राम जी आए, कृष्ण भगवान आए, दशरथ आए, सब आए, पांडव आए, बड़े बड़े योगी योगेश्वर आए, समय के अनुसार चले गए। अगर हम इन चीज़ों को टाल सकते थे तो हम पत्रिका के माध्यम से उनको हम अमर भी बना सकते थे। पत्रिका हमारी जन्म कुंडली हमारे स्वरूप को, जीवन जीने के जो स्वरूप है हमारा, उस स्वरूप को बदल देती है, यानी उसके स्वरूप को, यानी आपके जो फिजिकल जो चीज़ें हैं उसको बदल देंगे। आप अगर पत्रिका के माध्यम का उसका सहारा लेंगे तो आप अपना स्वरूप बदल दो, जीने की जो कला है आपकी वो बदल जाएंगे। ये इस प्रकार से है
कि जैसे कि समझ लो अभी बादल हो रहे हैं, ये मैं बहुत बार सबको बोलता हूँ एग्जाम्पल, कि बादल हो रहे हैं और घर में किसी ने टोक दिया, बुजुर्ग ने बोलते हैं बेटा बाहर में बादल हो रहे, काम का छाता लेके चले जा, बरसात आएंगे छाता खोल लेना, नहीं आएंगे तो छाता वापस ला लेना। तो उसी प्रकार से ज्योतिष है, अगर हमको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, हम इसका एक साधन हमारे लिए, एक साधन दिया, हाँ, इसका हम उपयोग इस प्रकार से करें, अच्छी चीज़ों के लिए इसका उपयोग करें, इस प्रकार से साधन आपको दिया गया है। लेकिन हम बोल देंगे कि नहीं हम इसको पूरा के पूरा विपरीत कर देंगे, 360 डिग्री से पलटा देंगे, तो इस प्रकार से आप काम उसमें नहीं कर सकते। उन चीज़ों को माइल्ड किया जा सकता, जो अवसर है जो देर से होने वाला है उसको नज़दीक जल्दी कर सकते, लेकिन जो होना है वो तो होना ही है। और अगर सर मैं बोलूँ कि कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजी की टिप्स एग्जिस्ट करती है जो इन जनरल कोई भी अपना सकता है जिससे उसको फायदा हो, या फिर वो कुंडली विशेष ही होती है? नहीं नहीं, कुछ कुछ जनरल टिप्स भी रहती है। अच्छा, बहुत सी आप टिप्स दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, वास्तु के टिप्स बताऊँ आपको, मैं ज्योतिष के टिप्स बताऊंगा। अब ज्योतिष में हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत से लोग आते हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह टाइम अगर मालूम नहीं रहता है, तब उनको लिए जैसे हमारे यहाँ उनको कहा कि भैया सर शादी का योग नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं कि आप उपवास पढ़ लो, गुरु की पूजा कर लो। अब छोटी सिंपल एक बच्चे बताता हूँ कि बहुत सी माताएं हमारे पास में आती है कि मेरा बच्चा, छोटा बच्चा बहुत मस्ती करता है, ये बहुत कॉमन टिप चल रही है, कौन सी? एक काम, मोती बना दो उसको, मोती बना दो। कॉमन टिप कौन चल रही है? धागा चल रहा है, आपको मालूम है, काला धागा। काला धागा, शनि तकलीफ दे रहे हैं आपको, और कोई ग्रह हमको तकलीफ देता नहीं, कोई ग्रह हमको सपोर्ट करता नहीं। सब ग्रह हमको सपोर्ट करते और सब ग्रह हमको सपोर्ट नहीं भी करते। हमने दोनों सिद्धांत को अपनाना। ग्रह अपना काम करेंगे, आप कितना भी करो, हाँ हम उस काम को, उनके जो अनिष्ट फल है उसकी मात्रा को कम करा सकते हैं बस। तो ज्योतिष की कई टिप्स है, आपको कौन से कार्य करना है ये इस बात पर निर्भर होता है कि आप कौन सी टिप चाहिए। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप अपने गुरु मंत्र करो, गुरु को प्रबल करो, गुरु को अपनाओ, गुरु के जो कार्य तो काम करो। शादी ब्याह नहीं हो तो गुरु के लिए कीजिए। बच्चा उधम मस्ती करता तो मोती पहना दीजिए, है ना। विद्या में अगर उसको एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उसके लिए अलग टिप दी गई है। संतान विवाह सुख के लिए अलग टिप है, चंद्रमा की टिप है, शुक्र की टिप है। 16 सोमवार का पाठ उपवास कर लो, 16 सोमवार के व्रत कर लो। ये हमारे गांव के अंदर में जितने भी जो पंडित जी है, पंडित जी में और ज्योतिषी में बहुत फर्क होता है, लेकिन पंडित जी लोगों के पास में आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी, हर प्रकार की टिप्स मिल जाएंगी। आप उनको भी टिप्स दे सकते हैं। आपको कौन सी टिप चाहिए? आपके लिए कुछ टिप चाहिए क्या? नहीं, मैंने जो इन जनरल सुना है कि अगर आपको 9 ग्रह में प्रॉब्लम है कुछ, तो आप जाइए सीधा हनुमान जी के पास, क्योंकि पूरे 9 ग्रह को हनुमान जी बैलेंस कर देते हैं, ऐसा सुना है मैंने। नहीं, हर इसका अलग अलग है। हाँ ऐसा है कि जैसे देखिए, मैं एक स्वरूप बताता हूँ। शिव जी का जो स्वरूप है उन पे चंद्रमा है, मस्तक पे चंद्रमा है ना। शिव जी का पूजा करने से आपके 5 जो ग्रह है वो बैलेंस हो जाते हैं। राहु है, चंद्रमा है, सूर्य है, क्योंकि शिव जी के पास सब चीजें हैं। ये सभी ग्रह उनके पास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है ना, चीफ जस्टिस है वो, चीफ जस्टिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी को। हाँ उनको ऐसा बोल सकता। तो वैसे ही जो है लोग कहते हैं कि हाँ हनुमान जी के पास चले जाइए। इनकी जो अदृश्य शक्तियाँ हैं आज भी हमारे प्रांतों में कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारे पर प्रभावित करती है, और हर सनातन धर्म का हर व्यक्ति इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। वो आपको शिव भक्त मिलेगा, राम भक्त मिलेगा, हनुमान भक्त मिलेगा, देवी का भक्त मिलेगा। तो इनके पास ये अगर हम जाते हैं हमारे कोई भी समस्या लेकर, तो आपको उसका निवारण जरूर होगा। कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। 9 ग्रह की अगर तकलीफ है तो जरूर जाइए, उसके लिए कोई नहीं है। और कुछ जनरल वास्तु टिप्स? हाँ, वास्तु की टिप्स में कैसा होता है कि अब मेन जो माता पिता रहते हैं मकान बना लेते हैं, मकान बनाने के बाद में बच्चों की, लड़कियों की शादियों के लिए बहुत लोग हमारे पास में आते हैं, ये बच्ची की शादी नहीं हो रही, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ आप उनको नॉर्थ वेस्ट में सुलाइए विवाह के लिए, बच्चों के विवाह के लिए। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको नॉर्थ ईस्ट में बैठाइए,
आपका जो टॉयलेट है घर का वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, किचन आपका साउथ ईस्ट में होना चाहिए, अगर साउथ ईस्ट में नहीं है तो आपका ईस्ट में भी चलेगा, नॉर्थ ईस्ट में चलेगा। लेकिन उसके लिए फिर बहुत सारी रेमेडीज बताई गई है। ज्योतिष में, वास्तु में कोई भी मकान को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मकान पूरा वास्तु से खराब हो गया। वो एस्ट्रोलॉजर, वो ज्योतिषी सबसे अच्छा है जो हर चीज़ों का इलाज, हर चीज़ की रेमेडी आपको बताता है, और वो रेमेडी हमारे घर में अवेलेबल रहती है। ऐसे बाहर से जाके आपने ला लिया, कुछ कर लिया, ऐसा नहीं, घर में भी रेमेडीज अवेलेबल होनी चाहिए। तो बहुत सारी टिप्स है उसके लिए। आपने अलग अलग कार्यों के लिए आप अलग अलग प्रकार की दिशाओं का उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई घर में कोई बीमार है तो आप उनको नॉर्थ वेस्ट में सुलाइए। अगर कोई बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको नॉर्थ वेस्ट में सुलाइए। हमारे जो डॉक्यूमेंट है, हमारे कोर्ट कचहरी के मैटर के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उनको नॉर्थ वेस्ट में रखिए। अगर किसी कंपनी में कोई व्यक्ति मार्केटिंग के लिए काम करना चाहता है तो उसको आप नॉर्थ वेस्ट में लाइए। जो बच्चे लेजी हो जाते हैं उनको साउथ ईस्ट में सुलाइए। बच्चे बहुत से लेजी रहते हैं, जल्दी उठते नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे काम करते हैं। कुछ बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं। अच्छा। और साउथ ईस्ट में हमारी एनर्जी रहती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमको किसी चीज़ को रुकाव करना है, उसको रोकना है, तो उसको साउथ ईस्ट में सुलाइए, साउथ ईस्ट में कीजिए वो क्रिया। वैसे अभी तो पहले तो हम लोग 4 दिशा से करते थे, 8 दिशा से करते थे। अभी हम लोग 16 दिशा का जो वास्तु हम लोग भी करना चालू कर दिए हैं, वो सिखाते भी हम लोग। और आर्किटेक्चर लोगों ने, सिविल के जो इंजीनियर्स है, इन्होंने इनका थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि हम जब ये चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर में कोई डॉक्टर रहे, कोई इंजीनियर रहे, कोई सीए रहे, कोई सीएस रहे, तो ऐसा क्यों नहीं कि हमारे घर में एक व्यक्ति इस विषय का भी ज्ञान रखें। ये अगर ये बहुत अच्छी बात रहेंगी। हम लोग सनातन धर्मी लोग हैं, हमारे घर के अंदर में भी एक ना एक व्यक्ति को इन चीज़ों की जानकारी अवश्य रहनी चाहिए। हमारे पास में आयुर्वेद की जानकारी है, दवाई की जानकारियाँ हैं। आज आप किसी को कुछ भी पूछेंगे किसी विषय पर तो आपको घर में बच्चे मिल जाएंगे वो बताने वाले। तो उसी प्रकार से हमारे घर पर एक ना एक व्यक्ति को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैंने ऐसा देखा है कि काउंसलिंग और एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों का बहुत ही ज्यादा क्लोज संबंध। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना आपने कि कहा भी था। अच्छा जो ज्योतिषी है वो एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए। अच्छा ज्योतिष क्या क्या होना चाहिए? ज्योतिषी को गणित का नॉलेज होना चाहिए, उसको लॉजिक अच्छा होना चाहिए, उसका सर्वधर्म संभाव वाला होना चाहिए, राष्ट्रीय एकात्मता वाला होना चाहिए। उसके बहुत सारे गुण हैं ज्योतिषों के। आप ज्योतिषियों के कुछ कैरेक्टर्स है, उसके कुछ गुण विशेष है। अगर आप में ये गुण विशेष है तो आप ज्योतिष का काम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा काउंसलर होना चाहिए, उसने सही कहा आपने, क्योंकि एक अच्छी काउंसलिंग वाला जो है वो ज्योतिष का काम कर सकता है। और अच्छा इन बच्चों को, पिताओं को, माता पिताओं को आपस में जो अभी विवाद होते हैं घरों के अंदर में, जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसको एक लाइन पर लाके रख सकता हो। आप तो जो मतभेद है उसको भी वो हटा सकता। एक काउंसलर के पास जाते हैं हम लोग, तो काउंसलर जितने भी है उन्होंने ज्योतिषी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रहों के जो स्वभाव है वो हर व्यक्ति के स्वभाव में मिल जाएंगे आपको। राशि का जो स्वभाव है, नक्षत्र के जो स्वभाव है, वो हर गुणधर्म जो उनके हैं वो आपको ही लोगों में मिलने वाले हैं, आपके आसपास मिलने वाले हैं। उसके हिसाब से फिर हम उनको काउंसलिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम कुछ सेशन एंड करते समय थोड़ा आखिरी के 2 सवाल है बस। तो सर, ये आप करीब 20-30 सालों से, 32 सालों से नहीं, आपने फ्री क्लासेस करीब 30 साल पहले वो बहुत सालों से मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। क्या कारण है कि आप कोर्स पढ़ा रहे हैं? वो देखिए क्या होता था कि हमारे ताऊजी थे, जिनको मैं ताऊजी कहता था, उनका देहांत हो गया 2022 में। हम दोनों ने मिलकर 25 साल हमारी जिंदगी गुजारे। हम जब ज्योतिष पढ़ने जाते थे तो बहुत चार्ज लगता था, पैसा लगता था। फिर जब हमने मेरी बच्ची हुई, मेरी बच्ची होने का ट्विंकल, उसके बाद हमने एक संस्था बनाई और हमने सोचा कि जो लोग इंटरेस्टेड इसके अंदर में, तो हमने उन सभी लोगों को ये सब चीज़ें उसमें पढ़ानी चाहिए। लेकिन देखा जाए कि उस समय क्या होता था, अगर हम पैसे रखते थे तो लोग पढ़ने आते नहीं थे। हमारे दादाजी ने भी, हमारे पिताजी ने भी कई हजारों लोगों को पढ़ाया, उनको कर्मकांड सिखाया, उनको एक व्यवसाय दिया, उनको रोजगार दिया। तो उनके जो गुण थे वो हमारे में आए। हमारे ताऊजी जो ब्रजपूजा जावंदिया जी थे, उन्होंने कहा कि अपन फ्री में पढ़ाएंगे, तो हम लोगों ने फ्री में पढ़ाना चालू किया। हमने फ्री में पढ़ाना चालू किया 1999 में। मेरा बेटा हुआ अंशु, उस समय हम लोगों ने फ्री में पढ़ाना चालू कर दिया। 97 में हम लोगों ने संस्था बनाई
स्कूल चालू किया, श्री गजानन ज्योतिष विद्यालय। 90 में पढ़ाना चालू किया। 2004 में हम लोगों ने संस्था बनाई, उसको रजिस्टर करवाया। तो आज तक जो है हम लोग ये सब लोगों को फ्री में पढ़ाते हैं। आप फ्री में पढ़िए लोगों को, और सबको जितने भी हमारे स्टूडेंट को एक बता दिया गया कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए आपने कभी किसी से चार्ज नहीं करना, आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फ्री में करेंगे। ये हमारे उनके लिए हमारे लिए गुरु दक्षिणा है कि आप जो है जिसको मेडिकल का प्रॉब्लम है। और देखिए क्या होता है कि आटे में नमक के बराबर बीमारी चल जाती है। ज़्यादा अगर आटा खराब करोगे ना नमक से तो हम चीज़ों को तकलीफ देती। आप इसको अपना प्रोफेशन बनाइए, पैसा भी कमाइए, हम इसके लिए मना नहीं करते। लेकिन हमारी जो संस्था जो है, हमारी संस्था का यही ध्येय है, हमारे जो सेक्रेटरी साहब है हमारे संस्था के, चंद्र जी शर्मा शनि मंदिर वाले, उनका भी ऐसा है कि नहीं भैया सबको फ्री में पढ़ाइए। हमने तो ये ज्ञान लोगों से फ्री में ही लिया है ना। एक हमने उनको गुरु दक्षिणा दे दी और हमने उनसे उतना ज्ञान ले लिया। अब लेकिन अभी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ लोग उसमें हजारों रुपए फीस ले रहे, 3 महीने में पढ़ा देते, 4 महीने में पढ़ा देते। लेकिन 3 महीने में 4 महीने में हम उनको ज्योतिष का ऊपर से ज्ञान दे सकते, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दे सकते। ये मेरा खुद का अनुभव। आप भी मेरे पास पढ़ने आए थे साल से, 2-3 साल से आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया करके। हम लोग जो है 1 घंटे के अंदर में पूरे 12 भाव पढ़ा देते, 1 घंटे में राशि पढ़ा देते। मेन क्या है ज्योतिष पढ़ने के लिए? भाव, ग्रह, नक्षत्र, राशियाँ, दशा। आपने 4-5 चीज़ें पढ़ ली, आपको पूरा ज्योतिष आ गया। तो 1 घंटे में पढ़ा देते हो, 5 घंटे में खत्म करना कोर्स। 2 घंटा पढ़ाते हैं, खत्म कर देते। 3 महीने में 4 महीने में कोर्स खत्म कर देते हैं। हजारों लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं आप लोग। आप हमारे पास में आइए, हम आपको ये सब चीज़ें फ्री में पढ़ाएंगे, ऑफलाइन पूरा फ्री में पढ़ाएंगे। और वो भी आदित्य कश्यप के अगर थ्रू आते हैं तो उनको और जो जैसा बोले वैसा करके देंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपके हिसाब से एजुकेशन और एक्सपीरियंस इसका लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? इन जनरल पूछ रहा हूँ मैं, यानी ज्योतिष को लेकर इन जनरल। नहीं, इन जनरल यानी हाँ, मतलब चाहे वो ज्योतिष फील्ड हो, चाहे आप एक एज अ टीचर स्कूल में हो, वो फील्ड हो, एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर एक्सपीरियंस क्यों इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? देखिए, अनुभव की जगह है, शिक्षा की जगह है। एजुकेशन लेने के अगर आप एजुकेटेड हो और आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। आपके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन एजुकेशन नहीं है तो फिर आपको उसका बेस ही नहीं मालूम रहेगा। अनुभव के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा हमको एक ढांचे में डालेगी। एक ढांचा होता है, एक उसका जो सिस्टम है। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कोई काम करना है, चाहे आप MBA ले लो, चाहे आप कोई भी शिक्षा का क्षेत्र ले लो, अगर आपको उस क्षेत्र में काम करना है तो आपको एजुकेटेड रहना मस्ट है। एजुकेशन आपको एक सिस्टम बना देगा और अनुभव आपको उसके अंदर में परिपक्व बना देगा, मैच्योर बना देगा। तो अनुभवी व्यक्ति और एजुकेटेड व्यक्ति ये अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है, अच्छी सलाह दे सकता है, अच्छा परामर्श कर सकता है, किसी भी चीज़ का अच्छा निवारण कर सकता है। हमारे घर में भी हमारे माताएं बहनें रहती है, पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड है, अनुभवी है, तो वो हमारे बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं, है ना। इसलिए करके एजुकेशन बहुत जरूरी है। अनुभव आपको धीरे धीरे आ जाता है। ठीक, और कुछ? तो आपका मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सुंदर शर्मा, मेरे सभी जो साथी है हमारे, श्री गजानन ज्योतिष विद्यालय, विदर्भ ज्योतिष संस्था, श्री वैदिक साहित्य संस्था, हमारे एक एस्ट्रो आई करके हमारे एक ग्रुप है, एस्ट्रो वत्स हमारा ग्रुप है। तो हम सब की तरफ से मैं आदित्य कश्यप आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बुलाया और हमारा यहाँ पे एक ऐसा अच्छा पॉडकास्टिंग किया। आप इसको जन जन तक पहुँचाइए, हमारा संदेश भी पहुँचाइए, इतने आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। तो ये थे दोस्तों हमारे डॉक्टर सुंदर शर्मा सर, जिन्होंने अपना एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का एक्सपीरियंस शेयर किया और साथ ही साथ हमें समझाया क्यों एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर हमारे लिए अच्छा हो सकता है,
एस्ट्रोलॉजी इन जनरल लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है और एस्ट्रोलॉजी कैसे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय दोस्तों।